सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश और हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। ओके, हमने देखा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं। ओके, एंड इस वीडियो में हम एसएसटी यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आता है उसको हम देखेंगे, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो MCQS यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन, उसके आंसर्स, साथ में उससे जो ज़रूरी और क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे, और पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर। ओके, साथ में बाकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे, जिसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसका हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो डिस्क्रिप्टिव है, वो आप इजीली कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट करना, फिर हम उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंप्लीट जो मॉडल पेपर है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बट इसमें हम ओनली आपका MCQS यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका आंसर देखेंगे, और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है मानचित्र, जो मैप वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके भी आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। इसका हम आपको अगर PDF चाहिए तो हम लिंक आपको उसका दे देंगे, वहाँ से आप ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने आपको इंग्लिश वाले में बताया था कि OMR सीट को बहुत ही नीट एंड क्लीन फिल करना चाहिए। ओके, क्योंकि एक बार जो चीज़ उस पर मार्क हो गई, फिर आप उसको ना तो इरेज कर सकते हो, ना ही उस पर कोई अदर पेन वगैरह यूज़ करोगे। अगर यूज़ भी करोगे तो मार्क्स आपके ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ओके, इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको OMR सीट को फिल करना होता है। ओके, तो चलिए सेम जिस तरह से आपका इंग्लिश का था उसी तरह से ये भी है। 20 मार्क्स के आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और बाकी 50 मार्क्स में आपके वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी का है कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश में हुआ था। ठीक है ना, जिसमें आपके ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। ओके, तो आप ये जान लीजिए राष्ट्रवाद का जो सर्वप्रथम उदय जो है वो कहाँ पे हुआ, फ्रांस में। यानी कि राष्ट्रवाद की जो क्रांति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रांस से। ओके, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, रूसो, कॉल्विन, विक्टर इमैनुअल और ज्यूसेppe मैत्सिनी। सबसे पहले ये जान लो कि ड्यूक मैटरनिक कौन है। तो ड्यूक मैटरनिक जो है ये ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे। क्या थे, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री। और इन्होंने जो इनका नेचर था, मतलब ये किस विचारधारा के थे, तो ये राजशाही व्यवस्था जो थी उसको सपोर्ट करने के फेवर में थे। कौन, ड्यूक मैटरनिक। तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना होगा, तो जब ये प्रचंड मतलब ये राजशाही व्यवस्था को, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने वालों में से प्रमुख थे। कौन, ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, तो इनका दुश्मन कौन हो सकता है जो राजशाही व्यवस्था का क्या करे, विरोध करे। तो ये इन्होंने जो ये लाइन है कि सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना, तो वो है ज्यूसेppe
मेस्सिनी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, ज्यूसेपे मेस्सिनी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर नेक्स्ट है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। ओके, क्या सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। देखिए हम वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे एक्सप्लेन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो क्वेश्चन पेपर है, हम कोई क्लास तो ले नहीं रहे हैं इस टाइम पे। ओके, तो हम बस एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई और चीज हो तो वो आपके माइंड में उसका रिवीजन हो जाए। ओके, तो जो सूती कपड़ा मिल है इसकी रूपरेखा रखी थी जॉन राइट, एंड्रू कार्नेगी, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स बॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। इन्होंने जो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा बनाई उसके बाद से जो थ्रेड्स थे, धागे हैं, उनकी मजबूती और ये सारी चीजें जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आया था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, यानी कि 1928 टू 1934 ये जो टाइम एरिया है ये आपको इससे जान लीजिए 1929 इसमें क्या हुआ था। इसमें 1929 में विश्वव्यापी मंदी स्टार्ट हुई थी। कहाँ से, यूएस से, ओके, अमेरिका से। तो जो 1929 का समय है वो विश्वव्यापी मंदी, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जा रही है। तो 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी उसकी वजह से 1928 से 1934 तक जो है वो क्या हुआ था, सॉरी वेट 1929 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई जो गेहूं की कीमत है, गेहूं क्या उस टाइम पे हर चीज का मार्केट में जो वैल्यू था वो घट रहा था, ठीक है ना। मार्केट धराशायी, बाजार धराशायी हो रहे थे। तो उस समय जो गेहूं की कीमत थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हर चीज का कीमत गिर रहा है तो गेहूं की भी कीमत, तो इसका रीजन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था, कीमतों का गिरना, बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कीमतों का गिरना, हम मंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मंदी की कंडीशन में प्राइस घट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्राइस का, कीमतों का गिरना। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी, ठीक है। जो ये गुटेनबर्ग है ना, गुटेनबर्ग जो कह लीजिए, तो उन्होंने 1448 में सबसे पहले बाइबल जो है क्रिश्चियनिटी में जो उनका धार्मिक ग्रंथ है जिसको बाइबल हम कहते हैं, मतलब उनके धर्म में ईश्वर की जो वाणी है, जैसे हम गीता को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मानस को हमारे लिए पूजनीय है, उसी तरह से उनके लिए क्या है, बाइबल है, ठीक है। तो जो ये गुटेनबर्ग थे उन्होंने बाइबल लिखी थी कब, 1448 में, ठीक है। और जो उन्होंने ये गुटेनबर्ग ने जो बाइबल छापी थी पुस्तक के रूप में, इन्होंने लिखा था, इसलिए उस बाइबल को हम गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि 1448 ईस्वी में जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने कौन सी पहली पुस्तक छापी, तो उन्होंने बाइबल से पुस्तक की छपाई स्टार्ट की थी, सबसे पहले बाइबल छापी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव, यहाँ पे फोन हो गया है, यहाँ पे क्या चाहिए, कौन चाहिए, ठीक है ना, को चाहिए था, फो हो गया। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है,
तो ऑप्शन है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ये आपके पॉलिटी से है ये क्वेश्चन। अब तक हमने हिस्ट्री का पार्ट, क्वेश्चन 5 तक हिस्ट्री का पार्ट था, इस बीच में एक इकोनॉमिक का भी आया था ना, लेकिन ये जो है अब आपका क्या आ गया, पॉलिटी से, ठीक है ना, राजनीति की बुक से ये है, जिसमें बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो आपके ऑप्शन है एक ही भाषा बोलने वाले, सभी भाषाओं को बोलने वाले, केवल जर्मन भाषा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग, है ना। अगर आपको ध्यान से पढ़े होगे तो याद होगा कि जो बेल्जियम है, यहाँ पे जो सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है, इसमें एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो है वो भाषाई, ये सरकार में एक ही मतलब भाषाई जो समुदाय हैं, जो कि उसमें डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, ठीक है, इनके हितों की देखभाल करने के लिए ये अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक भाषाई समूह के पास अपनी अलग अलग सरकार होती है। ओके, जो उस भाषा और उनकी जो कल्चर होती है, संस्कृति होती है, उससे संबंधित मामलों पे, जो भी उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, उस पे क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो एक ही भाषा को बोलने वाले लोग, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाँ, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ओके, तो ये भी आपका पॉलिटी से ही है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। संघीय सरकार मतलब जिसमें राज्य और केंद्र, ठीक है ना, राज्य और केंद्र दोनों मिलके सरकार चलाते हैं, वो आपका संघीय हो गया, ठीक है। तो इसमें संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि निगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला है कठोर एवं लिखित संविधान, तो ये संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया रॉन्ग। इसके बाद है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि संघीय सरकार में ये होता है, क्योंकि इसमें जो शक्तियां हैं कि किसके राज्य के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, केंद्र के पास यानी कि संघ के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, ये पहले से ही डिसाइड रहता है, ठीक है ना। जो आगे और अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उस पे उन शक्तियों को किस नाम से हम जानते हैं, 2 सूची बनाई गई है, वो 2 सूचियों में कौन सी चीजें रखी गई हैं, वो शायद नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन के बाद आएगा, तो फिर हम उसमें और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय, तो ये आपको पता ही है, हमारे देश में भी संघीय सरकार है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इसके बाद है शक्तियों का केंद्रीकरण, तो शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय सरकार में नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो शक्तियों का केंद्रीकरण कभी नहीं होता, ये राज्य और संघ, ठीक है ना, ये मिल के इनके बीच में शक्तियों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसका केंद्रीकरण यानी कि केवल संघ के पास सारी शक्तियां नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, ठीक है। लैंगिक असमानता यानी कि जो हमारे समाज में मेल फीमेल के बीच का जो डिफरेंस है, उसको बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है श्रम का लैंगिक विभाजन, समाज का पितृ प्रधान होना, जैविक बनावट, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ठीक है। तो जो श्रम का लैंगिक विभाजन है, ये लैंगिक असमानता का कारण है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो श्रम का विभाजन है उसमें लैंगिक
जो भेदभाव है वो चलता है, ठीक है ना। फिर समाज का पितृ प्रधान होना, डेफिनेटली ये भी जो है लैंगिक असमानता का कारण है। महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ये भी लैंगिक असमानता का कारण है। जैविक बनावट, नेचर ने जैसा बनाया ये कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कि लैंगिक असमानता का कारण नहीं है, वो हो जाएगा जैविक बनावट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो जैविक बनावट है ना, जैविक बनावट ये नेचर ने तो हमको मेल फीमेल बना दिया, वो तो कोई मैटर नहीं करता। हम जो लैंगिक विभाजन है, लैंगिक असमानता है, ठीक है ना, उसमें मेन रूप से श्रम का लैंगिक विभाजन, समाज का पितृ प्रधान होना और महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ये लैंगिक असमानता के मेन रीजंस हैं। ओके, और जो रीजन नहीं है वो क्या है, जैविक बनावट। इसलिए आंसर क्वेश्चन 8 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता मतलब जो एक धर्म, अपने धर्म को ज़्यादा अहमियत देना, ठीक है ना। हम जिस संप्रदाय से हैं उसको उसका महिमा मंडन करना, उसको आगे रखना, ये सांप्रदायिकता हो गई। तो सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना, यहाँ पे नाना हो गया है, इसको माना कर लीजिए। ओके, माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 9 है उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ई, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लेना। जब हम धर्म को राष्ट्र का, जैसे हमारा संविधान जो है इसमें हमने किसी धर्म को प्रधानता नहीं दी है, ठीक है। लेकिन अभी चाहे आप पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इनके संविधान में ही वहाँ पे मुस्लिम धर्म को प्रधान माना गया है, ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ धर्म, हमारा जो संविधान है वो धर्म प्रधान नहीं है। तो जहाँ पे भी हम धर्म को राष्ट्र से ऊपर मान लेते हैं, सबसे ऊपर राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्र से ऊपर अगर हम किसी भी चीज को लाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो राष्ट्र से ऊपर अगर हम धर्म लाएंगे तो वहां पे सांप्रदायिकता शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि अभी आपको उससे रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि संघीय सरकार, ठीक है। तो जो हमारा संविधान है इसमें 2 सूची बनाई गई है, एक समवर्ती सूची और एक संघ सूची, ठीक है। तो जो समवर्ती सूची है उसमें वो मामले रखे गए हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार हैं, और संघ सूची में वो मामले रखे हुए हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल केंद्र को। ओके, तो जो ये तो आपने जान लिया कि संघ सूची मतलब जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसको हो, ओनली एंड ओनली संघ को, ठीक है, यानी कि केंद्र को। केंद्र सरकार जो है संघ सूची में के जो भी मामले हैं उस पे कानून बनाती है। और दूसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के जो विषय हैं, ठीक है, अभी आपको इसमें बताएंगे, उसके जो विषय हैं उस पे राज्य और केंद्र, संघ और राज्य, ये दोनों मिलकर सेपरेट भी अपना कानून बना सकते हैं, और केंद्र का अलग होता है और राज्य का अलग, ये दोनों लोग उस पर अपना कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिरक्षा, ये मुद्र नहीं है, मुद्रा है, ठीक है। दूसरा है मुद्रा, तीसरा है शिक्षा, और डी है विदेशी मामले। तो जो
प्रतिरक्षा है, मॉनेटरी यानी कि मुद्रा है, और विदेशी मामले, ये जो हैं ये संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। और जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का है। इस पे शिक्षा पे जो कानून है वो राज्य का अलग होता है, केंद्र का अलग होता है, ठीक है। और इस पे दोनों अपना अपना, हर राज्य का अलग नियम कानून चलता है शिक्षा पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समवर्ती और संघ सूची दोनों का अच्छे से नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। देखिए अभी भूमि संकुचन क्वेश्चन करता तो उसमें ये सभी ऑप्शन जो है ना वो आपको हो जाता, सभी नहीं, गहन खेती, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, ये सब हो जाता भूमि संकुचन में। लेकिन यहाँ पे हम बात किस स्टेट की कर रहे हैं, पंजाब में। तो जो पंजाब है ना, यहाँ पे जब हरित क्रांति आई उसके बाद से, मतलब देखिए कोई भी चीज हो उसको थोड़ा रेस्ट जरूरी होता है। अगर हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज का यूज करेंगे ना तो वो चीज बेकार हो जाती है। अति हमने लास्ट जो इंग्लिश का मॉडल पेपर था उसमें इस पे बात किया था ना कि अति किसी भी चीज का एक्सेस, जब हम बहुत किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो उसी तरह से पंजाब में बहुत, ये जो गहन खेती है इसके कारण जो है, निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण जो है वो गहन खेती है। गहन खेती इट मीन्स कि वहां पे जैसे खेत में थोड़ा सा भी जो मिट्टी है उसको रिलैक्स नहीं मिलता है, कंटिन्यू उस पे खेती होती रहती है, ठीक है ना। उनको भी आप अगर अपना पुराना पद्धति देखोगे तो उसमें हम खेत को एक बार कोई दूसरा फसल, तो फसल को भी खेत चेंज कर करके बोते थे। कुछ ऐसी फसलें होती है जो मिट्टी को अच्छा बना देती हैं, ठीक है, या कुछ ज्यादा उससे पोषक तत्व ले लेते हैं तो वो फसल उस खेत में न बो के नेक्स्ट ईयर दूसरे खेत में बोया जाता था, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता थी, ठीक है ना, वो अच्छी हो जाती थी। लेकिन अभी मिट्टी को वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अभी आप देखोगे ना जो पंजाब के गेहूं हैं उनकी क्वालिटी सबसे खराब इस समय मानी जा रही है। इवन पंजाब के जो गेहूं है वो अपने गेहूं पे एमपी के गेहूं का टैग लगा के बेच रहे हैं, हालत ये हो गई है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा गहन खेती। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सही विकल्प का चयन कर लेते हैं, फिर ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना। कि भाखड़ा नांगलबाद, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी, ठीक है ना। हमको ये बताना है कि जो ये बांध परियोजनाएं हैं वो किन किन नदियों पे बने हैं। तो सबसे पहले जो भाखड़ा नांगल है ये सतलज नदी पे बना है। जो हीराकुंड बांध परियोजना है ये आपका बना है महानदी पे। सरदार सरोवर बांध है ये आपका है नर्मदा नदी पे। और जो टिहरी है ये भागीरथ पे, यानी कि क का हो गया तीसरा, और यानी कि ऑप्शन अब देख लीजिए यहाँ पे क का 3, क का 1, क का 3, क का 4। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो पहले नंबर में ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बच गया ये, अब देख लीजिए ख का 4, तो ख का 4, ख का 2, ख का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, हम बाकी 9 भी देखें तो अब मिला लो ग का 1, ग का 1 और घ का 2, घ का 2। तो इस तरह से आपका सी हो गया राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शन है, फिर आपके विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप क्या होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रकृति है उससे जो चीजें बनती है, चाहे खेती करना हो, मछली पकड़ना हो,
ठीक है। ये सब नेचर में जो चीजें होती हैं उन्हीं का जो उत्पादन करते हैं वो रिलेटेड है किससे, प्राथमिक क्षेत्रक से। और जब किसी भी चीज को, चाहे वो कोई भी खेती की चीज हो या कोई भी मतलब जो नेचर से बन रहा हो, उसको उसमें हम किसी यंत्र का इस्तेमाल कर दें तो वो आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। तो आप जानते ही हो कि क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्रक यानी जो नेचर, यानी कि जो खेती कृषि यानी कि नेचर से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे हम खेती करते हैं तो जो भी चीजें धान गेहूं, ठीक, खेती करना, ये किस क्षेत्र में आता है, खेती करना हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है, क्योंकि मछली जो है उसके लिए हमको जल से सीधे मछली आ गई तो वो मछली पालन क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, ठीक है। फिर ये दूध हो गया, दुग्ध उत्पादन जो हो गया यानी डेयरी का प्रोडक्ट हो गया, तो वो आपका किससे हो गया, सीधे गाय नेचर हो गई, उससे हम दूध उत्पादन कर लिए, ठीक है। कृषि, तो ये सारी चीजें आपके प्राथमिक क्षेत्रक में। लेकिन जैसे ही हम उसमें क्या कर दिए, जैसे धागा बनाना हो गया, तो ये द्वितीय क्षेत्रक का हो गया। इसमें आपका हो गया मछली पकड़ना, तो हमने आपको बताया ये प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। कृषि प्राथमिक क्षेत्रक, डेयरी कर लो, ठीक है, डेयरी इसको कर लो, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्रक। और गुड़ बनाना यानी कि हमको पहले गन्ने से रस, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, मशीन चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्रक। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है यानी कि गुड़ बनाना, यानी ऑप्शन नंबर ग। तो ग कहाँ पे है, केवल क, ऑप्शन गलत है क्या, हाँ, केवल क जो है उसकी जगह पे केवल ग अगर कर दें, क्योंकि हाँ ग इसको की जगह पे अगर आप देख लो तो, एक मिनट, ये केवल जो ग है ना वो है ओनली ग, ये क को हटा के ग कर दो, ठीक है, सॉरी ये क्या लिखता जा रहा है भाई, ठीक है। तो ये जो ग है वो हो गया आपका राइट आंसर, गुड़ बनाना जो है, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 कि हाँ, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है, ये किस पे डिसाइड किया जाता है, तो ये ओनरशिप पे, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन है रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो मैंने कहा ना ओनरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उद्यम का स्वामित्व, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। अभी हमने जो पंजाब में गहन खेती वाला क्वेश्चन था उसमें भूक्षरण के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। फिर है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण से मतलब है कि भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक है ना, यानी कि 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का अनुपजाऊ होना। इसको भूक्षरण से तात्पर्य है जो भूमि है यानी कि जो मिट्टी है उसका अनुपजाऊ मतलब उसकी जो उर्वरक शक्ति है, ठीक है, जो उत्पादन की क्षमता है वो घटती जा रही है। और इसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन हमने बताया ही कि ये मिट्टी को हम थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं, दूसरा इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फिर जो हम पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे रीज़न जो है वो भूक्षरण के हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, तो मिट्टी जो है वो उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो घट जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है, संयुक्त वन प्रबंधन,
चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु आहार परिसीमन। देखिए इसमें आपको जैसे ये सारे ऑप्शन जो है ना, हमको ये बताना है कि जिसमें लोगों की जो भागीदारी है वो सीधी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती। तो संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें लोगों की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से होती है। चिपको आंदोलन आपको पता ही होगा कि ये लोगों ने ही शुरू किया था, ये किसी सरकार ने नहीं शुरू किया था। फिर बीज बचाओ आंदोलन, ये इसमें भी लोग जो है, इसमें लोगों की भूमिका, समुदाय की भूमिका होती है। वन्य जीव पशु आहार परिसीमन, इसमें जो है लोगों का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती है, यानी कि जो जंगल के पशु हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करने का अधिकार जो होता है वो सरकार जो होती है उनके क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधक यानी कि जिसकी वजह से व्यापार करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। यस, ये सब तो व्यापार अवरोधक नहीं, वो क्या बोलते हैं, ये उसके लक्षण नहीं है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ये जो ये है, ये व्यापार अवरोधक के लक्षण हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। लेकिन जो ये WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन है ना, ये व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देता। इवन इसका काम ही होता है कि जितने भी जो राष्ट्र हैं वो उनके बीच जो व्यापार है वो उसको बढ़ावा दिया जाए, उनमें किसी भी तरह का अवरोध न हो। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 18, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का अगर हमको उनका विकास करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। यहाँ पे हम देखिए जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, ये उन किसानों का है जिनके पास भूमि है। आप जान रहे होंगे जैसे जो किसान है उनको 4 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। पहला क्या हो गया, वृहद बड़े किसान, फिर मझले किसान, फिर छोटे किसान, उसके बाद भूमिहीन मजदूर। ठीक है ना, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं होता। तो जब भूमि नहीं होता तो उनको ज़्यादा या कम समर्थन मूल्य जो है उनको उसको देने से उनसे तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना। ये भी जब उनका काम, जब वो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनको उनके बच्चों को विदेश में बसा दिया जाए तो भी कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उनका विकास नहीं होगा। ठीक है, अधिक मजदूरी देना, यस, ये राइट आंसर है। अगर हम उनकी मजदूरी को हम बढ़ा दें तो उससे उनके जीवन यापन का जो तरीका होगा वो बदल जाएगा। कभी भी हमें कोई काम फ्री में नहीं करना चाहिए। फ्री में करने से उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमको अगर हम उनकी मजदूरी बढ़ा दें तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वो अपना जो जीवन का तरीका है उसको बदलेंगे, वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। ओके, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए, ऊर्जा के स्रोत 2 होते हैं, एक परंपरागत यानी कि जो वर्षों से चलते आ रहे हैं और दूसरा होता है गैर
परंपरागत या फिर नवीन ऊर्जा के स्रोत जो कह लो, यानी कि जो अब स्टार्ट हुए हैं कुछ सालों से, ठीक है। तो कोयला, ऑप्शन नंबर 1 है कोयला, ये आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है, ठीक है। पेट्रोलियम, ये भी आपका परंपरागत स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा, ये आपका जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है, चाहे सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये जो है ये गैर परंपरागत, यानी कि ये नवीन नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हैं ऊर्जा के, ठीक है। इसका अभी आपका जो कश्मीर में, लद्दाख में इसका एक सेंटर खोला जा रहा है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का, क्योंकि इस जो भूतापीय ऊर्जा इन द सेंस की जो पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उससे एनर्जी उत्पन्न करने का चल रहा है प्रोसेस। तो ये अभी जो भारत में कहाँ पे, लद्दाख में, वहाँ पे इसका एक सेंटर खोला जा रहा है, ओके। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा, ओके। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल का, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में के निवेश में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण से, डेफिनेटली वैश्वीकरण से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके निवेश में वृद्धि हुई है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ है, ये भी सही है। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। हाँ, जब से वैश्वीकरण भारत में आया है तब से वैश्वीकरण आने से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आई, जिसकी वजह से लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ओके। तो इस तरह से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम, यानी कि खंड अ हमने देख लिया, ठीक है। अब जो है वो खंड ब, यानी कि ये आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। तो ये आप क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो रख लीजिए, बट हम इस पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये ये आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं किस पे, मैप वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैप वाले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और एक और क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। ये 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपके किससे होते हैं रिलेटेड, आपके होते हैं हाँ, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके हिस्ट्री से होते हैं, और जो बाकी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ज्योग्राफी से होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें देखिए, जब भी हम मैप वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो देखिए वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो पहले हमको इसका क्या जानना है, आंसर जानना होगा, क्योंकि जब तक हम आंसर नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे जानोगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ था अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में, ठीक है ना। तो पहले हम आंसर जान लेते हैं, फिर हम उसको, नीचे मैप है, फिर हम मैप में फिल करेंगे, ठीक है। फिर है वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। तो गांधी जी ने सबसे पहले नमक कहाँ बनाया, तो उन्होंने दांडी, ठीक है ना, 1930 में दांडी नामक जगह पे उन्होंने सबसे पहले नमक बनाकर आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी, ठीक है। इसके बाद है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया।
यानी कि जब वो नील की खेती में जो किसान थे उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। तो वो जगह कहाँ पे है, वो है बिहार में है वो चंपारण। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। ठीक है, तो ये भी आपका सूती मिल यानी कि अहमदाबाद। ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए हैं, लेकिन जो दिसंबर 1920 का अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था नागपुर में। ओके, तो चलिए अब ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ना, तो वहाँ पे सीधे से ये बताया गया रहता है कि किस चीज का जो सिंबल है हमको क्या रखना है। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, इसी सिंबल से ये छूट गया है, इसमें जो सर्कल है इससे दर्शाना है हमको ये पांचों क्वेश्चन। तो आ जाइए हम चलते हैं मैप पे, और ये है मैप। ठीक है ना। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग जो था हत्याकांड वो कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। तो ये आपका मैप है। ठीक है, ये आपका हिमाचल हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका पंजाब। ठीक है ना। तो अब पंजाब में आपका अमृतसर कहाँ पे है, तो ये इस साइड में है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देना है, और ऐसे एरो बना के फिर आप लिख दोगे क्या, अमृतसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह आप मैप में दर्शाओगे, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिख दोगे कि ये किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का, या क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा है, ये है 1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 का ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें हमने लिख दिया, बाकी का हम लिखेंगे नहीं, आप वो खुद कर लोगे, लेकिन हम आपको जगह बता देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि गांधी जी ने नमक जो है वो कहाँ पे सर्वप्रथम बनाया था। ठीक है, तो वो हमने आपको बताया ना कि गुजरात में दांडी। ठीक है, तो जो दांडी जगह है वो समुद्र के पास है, तो ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात आप जान ही रहे हो। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका जो हो गया ये पूरा एरिया, ये आपका गुजरात हो गया। और गुजरात में जो ये जगह है ना, ये दांडी है। ओके, तो यहाँ पे हम करके यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे नमक बनाए थे गांधी जी। ठीक है, यानी कि जैसे आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसके क्वेश्चन नंबर 9 का 2, और यहाँ पे दांडी लिखोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो नील के लिए आंदोलन हुआ था, नील की खेती के लिए, तो बिहार में कहाँ पे, तो ये जो बिहार का एरिया है ना, ये चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, कि चंपारण में क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd, क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd जो है वो कहाँ पे, तो बिहार में। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक मिनट, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक तो याद था,
लास्ट क्वेश्चन दो नहीं याद है कौन कौन से। तो हाँ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो वो जगह हो गई आपकी अहमदाबाद, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये तो दांडी हो गया, ठीक है। और अहमदाबाद थोड़ा सा उससे इधर ही, अगर आपको वो दिखाना है, क्या बोलते हैं, गांधीनगर गुजरात का जो राजधानी है, और उसी के पास है अहमदाबाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अहमदाबाद हो गया, जहाँ पे जो सूती जो श्रमिक थे वो सूती मिल के उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर 5 जो है 9th का, वो है कि 1920 में एक कहाँ गया, हाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपको आंसर पता होगा। उसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, नागपुर। नागपुर किस राज्य में है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किधर है, देखो महाराष्ट्र थोड़ा बड़ा है, तो बाकी जो छोटे राज्य हैं वहाँ पे तो आप कहीं पे भी दिखा दोगे जो हमारी जो भी राजधानी है तो चल जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में नागपुर जो है वो आपको तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ध्यान में दीजिए, उससे जो लगा हुआ पार्ट है उधर आप नागपुर को दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप करके इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे लिखना जरूर, इससे मार्क्स इजीली। ये देखो मैप वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें हैंडराइटिंग मैटर करती है, बस आपको क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, फिर आप मार्क करके क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर लिख दो। ओके, फिर ये तो हो गए आपके हिस्ट्री वाले क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना, ये आपके ज्योग्राफी के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। तो पश्चिम बंगाल का फेमस जो है वो क्या हो गया, सुंदरवन हो गया, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल मैप में। ओके, और यहाँ पे देखो भूगोल वाले जो मैप के क्वेश्चन होते हैं, हमको ध्यान ये देना होता है कि वो किस सिंबल से दिखाने के लिए कर रहे हैं, हमको उसी सिंबल का यूज करना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरवन, ठीक है। तो सुंदरवन कहाँ पे है, तो आपको ये हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आप सुंदरवन ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर बना बांध, ये क्वेश्चन ऑप्शनल वाले में भी आया था, ठीक है ना। तो उस पे नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बना है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना। तो अब नर्मदा नदी कहाँ, ये सरदार सरोवर बांध है कहाँ, किस स्टेट में, तो आप जानते हो गुजरात में, ठीक है ना। तो ये जो आपका है गुजरात, गुजरात में यहाँ पे आप दिखा दोगे सरदार सरोवर बांध। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, महानदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो महानदी जो है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा महानदी का उद्गम कहाँ से है। तो महानदी ये छत्तीसगढ़ है ना, इससे निकली है उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल, सॉरी जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाके मिल जाती है। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, यहाँ से ऐसे निकली और यहाँ आके उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल गई। तो ये हो गई आपकी क्या, महानदी। ठीक उसी तरह से जैसे हिस्ट्री वाले में आपने क्वेश्चन नंबर के साथ दर्शाया, उसी तरह से इसमें भी आपको करना है, ठीक है ना। फिर आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र। तो झारखंड के कई सारे कोयला क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे फेमस आप झरिया ले लो, ठीक है। तो नाम भी आपको लिखना होगा, ठीक है, ये नहीं कि हमने बस गुजरात में दिखा दिया, इसका आपको क्वेश्चन नंबर और नाम दोनों लिखना होगा। तो ये हो गया। हम मैप का सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें और अच्छे से आपको बता देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो झारखंड कहाँ पे है,
तो ये देखिए, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, और इन दोनों के पास आपका ये आ गया झारखंड, और झारखंड में ये हो गया झरिया। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भारत के पूर्वीय तट पर स्थित एक पत्तन। तो ये देख लीजिए, जो ये भारत का मैप है, और पत्तन यानी कि समुद्र से रिलेटेड। ठीक है ना। तो देखिए, ये अगर आप भारत को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, थोड़ा सा हम इसको पेज को छोटा करते हैं तो इजीली जान लेंगे। ठीक है। अगर हम भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये आपका समुद्र वाला एरिया है, इसको आप मिडिल से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। ओके, यहाँ से मिडिल में से डिवाइड कर लीजिए। तो जो ये वाला हिस्सा है ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन है पूर्वी क्षेत्र का। ठीक है ना, यानी कि हमको इस साइड का बताना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक दिखा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको कोलकाता दिखाना है तो वेस्ट बंगाल में दिखा लेंगे। ठीक है ना। अगर आपको ये जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम हो गया। ठीक है ना। तो ये 2 बहुत है, बाकी भी अगर आपको चाहिए तो हम इस पे जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है। इधर तमिलनाडु में चेन्नई हो गया। ओके, तो ये सारे हो गए आपके क्या, पूर्वी तट पर स्थित। तो इस तरह से आपका जो ये 5 क्वेश्चन मैप के हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो आप इस तरह से जान गए होंगे कि सोशल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कैसे आते हैं, और साथ ही पेपर देख के आपने ये भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी है। ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपका ये सेशन अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।